बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अस्पताल से निकली। चंद कदम चलने के बाद ही मुझे एक खाली रिक्शा मिल गया, तो मैं जल्दी से इसमें बैठ गई। अपने घर का एड्रेस दे दिया। रिक्शा मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था कि अचानक मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने सामने नज़र दौड़ाई, खौफ से मेरा बदन कांपने लगा था। क्योंकि दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्चा वाकया है जो लाहौर में एक हमारी बहन के साथ पेश आया। आइए आज की ये कहानी इसी बहन की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम समीना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा एक निहायत ही मुतवस्त घराने से ताल्लुक है। मेरा बाप एक स्कूल टीचर था। अपने वालिदैन की हम 4 औलादें थीं। भाई जावेद सबसे बड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से हमारा भाई ज़हनी तौर पर माजूर था, लिहाजा इसका होना या ना होना एक बराबर ही था। हमारे घर में भाई का वजूद तो था, लेकिन जिंदगी में भाई का कोई हिस्सा नहीं था। बाप के साथ बाजू बनकर वो बाप का बोझ नहीं मिटा सकता था। जावेद से छोटी मैं थी और मुझसे छोटी मजीद 2 बहनें थीं। महंगाई के इस दौर में 4 बच्चों के साथ घर का गुजर बसर करना और एक मासूर बच्चे का साथ, मेरा बाप जिंदगी की गाड़ी को घसीटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मगर मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वक्त के साथ साथ मुझे इस चीज का बखूबी अंदाजा हो रहा था कि मेरा बाप हमारे घर के चूल्हे को जलाए रखने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। कभी कभी तो न जाने क्यों मुझे अपने बाप के कमजोर कंधे बहुत ही झुके हुए महसूस होते थे। शायद इन पर जरूरत से ज्यादा बोझ था। ये देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कट जाता था। लिहाजा इसी वक्त छोटी उम्र से ही मैं अपने दिल में ये ठान चुकी थी कि बड़ी होकर मैं अपने वालिद का साथ दूंगी। मैं इनका बाजू बनूंगी, इनका हाथ बटाऊंगी। इसलिए एफएससी का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया। एफएससी के बाद नर्सिंग का ये कोर्स करने के मुझे 2 फायदे हुए। एक तो नर्सिंग के कोर्स के दौरान वजीफा मिलता था, जो कि मेरी पढ़ाई के लिए ही मेरे काम आ जाया करता था। दूसरा ये उम्मीद भी थी कि कोर्स खत्म होने के बाद मुझे यकीनन किसी अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। लिहाजा पढ़ाई का भी ज्यादा खर्च नहीं था, क्योंकि जो वजीफा मुझे तालीम के दौरान मिल रहा था, मैं इसे अपनी तालीम पर खर्च कर रही थी, बल्कि बचत करके कुछ हिस्सा अपने माँ बाप के हवाले भी करती थी। लिहाजा इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। आखिरकार देखते ही देखते मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल हो चुका था। 6 माह तो मैंने छोटे मोटे अस्पतालों में नर्स के तौर पर ड्यूटी दी और तजुर्बा हासिल किया। इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। फिर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर अल्लाह ताला को मेरे बाप के बूढ़े कंधों पर तरस आ चुका था। मुझे लाहौर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल चुकी थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, मगर ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थी। एक हफ्ता ड्यूटी सुबह के वक्त लगा करती थी और अगला हफ्ता ड्यूटी रात के वक्त होती थी। इसी तरह तमाम नर्सेज की ड्यूटी बदल बदल कर लगा करती थी। जिस नर्स की ड्यूटी एक हफ्ता दिन को होती, दूसरी नर्स की ड्यूटी एक हफ्ता रात को होती, और फिर अगली बारी ये ड्यूटियां आपस में बदल जाती थी। घर में मेरी तनख्वाह आने लगी तो बहुत सी मुश्किलात हल हो गई थी। अम्मा ने मेरी छोटी बहनों का जहेज बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि अब्बा की ख्वाहिश थी कि पहले मेरी शादी कर दी जाए, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया और अब्बा को साफ लफ्जों में बता दिया कि मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। पहले मैं दोनों छोटी बहनों की शादी करूंगी, इसके बाद मेरी बारी आएगी। अब्बा ने मेरे हाथ पकड़े और कहने लगे, ये भी तो सोचो बेटा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बाप का साथ कैसे दूंगी। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं सोचूंगी। लोगों ने जो कहना है कहें, कहीं लोगों ने जो करना है करें, मुझे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता। अब्बा ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। बाप की तरफ से मिलने वाली ये तसल्ली थपकी मेरे ढेरों खून बढ़ा चुकी थी। मैं बहुत ही दिलजमी से और लगन से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती थी। लाहौर के इस बड़े अस्पताल में बतौर नर्स ड्यूटी करते हुए मुझे तकरीबन 1 साल होने को आया था, और 1 साल मैंने अपनी छोटी बहन को ब्याह का रुखसत कर दिया। रिश्ता इसका अब्बा ने पहले ही देख रखा था, इसकी मंगनी हो चुकी थी, और फिर जैसे ही मेरी तनख्वाह आने लगी तो हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इसका जहेज बनाया और इसे इसके घर का कर दिया। अपनी बहन को रुखसत करने के बाद अब्बा के साथ साथ मुझे भी खुशी और तवानत का एहसास हो रहा था। ये सोच करके मैंने अपने बाप का हाथ पटाया और अब जिंदगी फिर से इसी तरह अपनी रूटीन पर जारी और सारी थी, जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा मूड आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया।
हुआ कुछ यूं कि इस रोज मेरे दिन की ड्यूटी थी। ड्यूटी जैसे ही 9 बजे खत्म हुई, मैंने अपनी चीजें समेटी, दुपट्टा उतार कर इसकी तह लगाकर अपने पर्स में रखा, चादर अच्छी तरह से सर पे ओढ़ी और अस्पताल से निकलकर बाहर रोड पे चली आई। रोड पे आके मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई क्योंकि मैं रिक्शे की तलाश में थी। इस वक्त रश बढ़ जाता और रिक्शा मुश्किल से मिलता था, लेकिन इस दिन तो मैंने अभी चंद कदम ही चली थी कि मुझे रिक्शा मिल गया। और वो चलता हुआ रिक्शा जैसे ही मेरे करीब आकर इसने रफ्तार आहिस्ता की, मैं जल्दी से शुक्र अदा करती हुई अंदर बैठ गई। दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि जल्दी रिक्शा मिल गया। मुझे ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा क्योंकि इस वक्त वैसे भी सारे दिन के बाद थकावट से बुरा हाल होता। खैर, रिक्शे में बैठते ही मैंने रिक्शे वाले को अपनी मतलूबा जगह का बताया। इसने फौरन इस बात में सर हिला दिया और कहा, बाजी 150 लूंगा। मैंने फौरन इसे टोकते हुए कहा, मैं रोजाना यहाँ से अपने घर जाती हूँ, 100 रुपया देकर जाती हूँ। मेरी बात सुनकर लम्हों के लिए वो खामोश रहा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है बाजी, तुम 100 ही दे देना। इसके बाद इसने रिक्शा स्टार्ट किया और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल से मेरे घर तक का रास्ता तकरीबन 20-25 मिनट का था। रिक्शे को चलते हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक रिक्शे की रफ्तार आहिस्ता हुई। मैं जो अपने मोबाइल में मसरूफ थी, फौरन नजर उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। रिक्शे वाले ने आगे वाली सीट पर एक मर्द को बिठा लिया था। मैंने फौरन इसे टोक कर कहा, भाई तुमने और सवारी क्यों बिठा ली है? रिक्शे वाला फौरन मस्कीन सी आवाज बनाकर कहने लगा, बाजी रात हो चुकी है, मैं भी अब घर जाऊंगा। जाते जाते एक और सवारी मिल गई तो बिठा ली। कोई बात नहीं बाजी, मेरा भी भला हो जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है? इससे इससे तुम्हें पहले उतार दूंगा। खैर, मैं भी खामोश हो गई और मैंने कहा, ठीक है। रिक्शा एक बार फिर से चल पड़ा। तकरीबन 5 मिनट बाद रिक्शे ने एक टर्न लिया। ये टर्न गलत था, मेरे घर की तरफ नहीं जा रहा था। मैंने एक बार फिर से रिक्शे वाले को टोका और कहा, भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये टर्न नहीं लेना था। कभी रिक्शे वाला फौरन तेज आवाज में कहने लगा, बाजी इस भाई का घर पहले आता है, आपको जरा दूर जाना है, इसे पहले उतार देता हूँ। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है। रिक्शा मेन रोड से उतरकर गलियों में आ चुका था और गलियों से निकलकर वो थोड़ा फैक्ट्री साइड पे जाने लगा। मुझे अब अजीब सी उलझन होने लगी। मैंने फौरन अपने भाई को कॉल की, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे रिक्शे वाले पर कोई शक है। मैंने अपनी घबराहट पर फौरन काबू पाया और अपने भाई को कॉल की, मगर बदकिस्मती से मेरे भाई ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। फौरन ही मैंने अस्पताल में अपने साथी डॉक्टर को मैसेज किया, जिनके साथ अभी अभी मैं ड्यूटी खत्म करके आई थी। अब मैं दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह वो फौरन मेरा मैसेज देख ले, क्योंकि इनकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी और इस वक्त वो अपने शौहर के साथ गाड़ी में अपने घर रवाना हो जाया करती थी। मगर शायद ये कबूलियत की घड़ी थी, उन्होंने फौरन ही मेरा मैसेज देख लिया। मैंने इन्हें मैसेज किया कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। उन्होंने जवाब दिया, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने कहा, खैरियत नहीं है मैडम, मैं इस वक्त एक रिक्शे में मौजूद हूँ और रिक्शे वाला अनजान राह की तरफ जा रहा है। मैडम ने पूछा, तुम अकेली हो? मैंने कहा, नहीं, रिक्शे में एक और सवारी भी मौजूद है, मगर मुझे शक है कि वो सवारी नहीं है, वो शख्स रिक्शे वाले के साथ मिला हुआ है और ये दोनों मुझे लेकर कहीं किसी सुनसान जगह की तरफ जा रहे हैं। मैडम ने कहा, परेशान मत हो, घबराओ मत, इन पर बिल्कुल भी जाहिर मत करना कि तुम्हें शक पड़ चुका है। इसके बाद मैडम का अगला मैसेज आया। उन्होंने कहा, इर्द गिर्द देखो, एरिया का अंदाज़ा लगाओ और मुझे बताओ कि जगह कौन सी है। मैंने कहा, मैं आपको व्हाट्सएप से अपनी लाइव लोकेशन भेजती हूँ। मैडम ने कहा, ये तो बहुत बेहतरीन है, फ़ौरन भेजो। मैंने मैडम को लाइव लोकेशन भेज दी। लाइव लोकेशन का मतलब ये है कि अब मैं जिधर को भी सफ़र करूंगी, मैडम को इस बारे में पता चलता रहेगा। कुछ देर बाद रिक्शा खेतों के पास रुक गया। सामने वाली सवारी जो बैठी हुई थी वो उतर गई। रिक्शे वाला खुद भी उतर गया। मैंने जल्दी से अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, भाई इस सवारी ने इधर ही उतरना है तो जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मगर मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो दोनों मेरी तरफ बढ़े, मुझे बाजू से पकड़कर रिक्शे से बाहर खींचा। इसके बाद रिक्शे वाले ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर अपनी जेब में डाल लिया और वो दोनों खींचकर मुझे खेतों के अंदर ले जाने लगे। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर यह इलाका सुनसान था। आगे खेत थे, कुछ दूर फैक्ट्रियां वगैरह बनी हुई थीं और इस एरिया में अमूमन मजदूर तबका जो काम करता था, इस वक्त तक वो लोग तमाम लोग जा चुके थे और ये एरिया खाली ही होता था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिलेगी, मगर फिर भी मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसी उम्मीद पर कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले और कोई मेरी मदद को पहुंच जाए। दूसरी तरफ मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैडम के पास मेरी लाइव लोकेशन है, वो जल्द ही मुझ तक पहुंच जाएंगी।
تب تک مجھے اپنا بچاؤ کرنا ہے، مجھے کسی بھی طرح ان دو درندوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے۔ وہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں کے درمیان میں لے جا چکے تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے دھکا دے کر زمین پر پھینک دیا۔ اب وہ دونوں ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی رکشے والے کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ میرے اوپر جھکا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹانگیں اکٹھی کی اور دونوں پاؤں کی مدد سے اس کے سینے پر ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ میرے اس عمل نے اسے آگ بگولا کر دیا۔ وہ سخت طیش میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ اب کی بار اس کے دوسرے ساتھی نے اس کی مدد کی۔ اس شخص نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور وہ رکشے والا اپنے گندے عزائم کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ پروردگار میرے لیے کوئی مدد بھیج دے۔ تبھی فضا میں اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے، کھڑے ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دور سے آوازیں آ رہی تھی، قدموں کی آہٹ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ رکشے والا اور دوسرا آدمی دونوں نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ دونوں کھیت پار کر کے دوسری طرف بھاگ نکلے، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا موبائل جس لائیو لوکیشن آن تھی وہ رکشے والے کی جیب میں تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتے ان کی لوکیشن ہمیں علم ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تو بھاگ چکے تھے۔ کچھ منٹوں بعد میڈم میرے پاس پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور دو پولیس والے بھی تھے۔ میڈم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے زمین سے اٹھایا، میرے کپڑے جھاڑے اور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کھیتوں سے باہر لے آئی۔ اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ انہوں نے پانی کی ایک بوتل کھولی اور مجھے پینے کے لیے پانی دیا۔ پانی کے گھونٹ پی کر میرا تنفس کچھ بحال ہوا۔ میڈم نے مجھے لمبے لمبے سانس بھرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میڈم نے مجھے بتایا کہ جب میں نے انہیں اپنی لائیو لوکیشن بھیجی تو دونوں میاں بیوی تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں انہیں ایک پولیس موبائل نظر آئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے جلدی سے اس پولیس موبائل کو روکا اور انہیں تمام واقعہ بتایا اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ پولیس والے بھی فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کو میڈم کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا اور یوں سب لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد میڈم نے تو مجھے لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ وہ پولیس والے لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں ملزموں نے جہاں جا کر پناہ لی تھی پولیس والے عین اسی ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے، کیونکہ لائیو لوکیشن والا موبائل ان کی جیب میں تھا۔ پولیس والوں نے جا کر ان دو درندوں کو دھر لیا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے بہت حیران و پریشان تھے کہ آخر پولیس ان کے پیچھے پیچھے پہنچ کیسے گئی، آخر انہیں پتا کیسے چلا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد میڈم نے مجھے تسلی دی اور شاباش بھی دی کہ لائیو لوکیشن بھیج کر میں نے نہ صرف ان کا کام آسان کر دیا بلکہ میری اپنی جان بھی بچ گئی، ورنہ نہ جانے آج وہ دونوں درندے میرے ساتھ کیا کر چکے ہوتے۔ جانے میری عزت بھی ہوتی سلامت کہ نہ ہوتی یا لٹ چکی ہوتی۔ میڈم نے مجھے کہا اب تم 2 دن تک گھر پہ آرام کرو، ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری طرف سے لیو دے دوں گی، تم 2 دن کی چھٹی لے لو۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک رات بھی تھی اور خوش قسمت ترین راتوں میں سے بھی ایک تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنی زندگی کے 2 بڑے تجربے ہوئے، ایک تجربہ جو نہایت بھیانک تھا اور دوسرا تجربہ جس میں میرے لیے فوراً مدد پہنچ گئی۔ اسے ایک رات میں خوف سے کانپ بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ میرے گھر والے بھی پریشان بھی تھے اور خوش بھی تھے کہ مجھ پر آنے والی مصیبت جلد ٹل گئی۔ اگلے دن مجھے پولیس تھانے سے کال موصول ہوئی اور ایس ایچ او نے مجھے تھانے آنے کے لیے کہا۔ میں اپنے والد کے ساتھ جب تھانے پہنچی تو انہوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کیا، جسے دیکھ کر میرے والد مسکرا اٹھے۔ ایس ایچ او نے میرے والد سے کہا کہ کل آپ کی بیٹی کی جان اور عزت صرف اس کی حاضر دماغی کی وجہ سے بچ گئی۔ آپ کی بیٹی نے لائیو لوکیشن بھیج دی جس کی وجہ سے ہم جلد اس تک پہنچ گئے اور نہ صرف آپ کی بیٹی کو بچا لیا، اس کے بعد ہم ان درندوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ گئے، کیونکہ جاتے ہوئے وہ لائیو لوکیشن والا موبائل اپنی جیب میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ ہمیں پل پل ان کی خبر مل رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں، اس لیے ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کو دھر لیا تھا۔ اس وقت وہ لاک اپ میں موجود ہیں اور یہ رہا آپ کا فون۔ ایس ایچ او نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو ایس ایچ او پھر سے مسکرا کر کہنے لگے، شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے ہماری مدد کی اور ہم ان درندوں تک پہنچے، ورنہ نہ جانے یہ اب تک کتنی معصوم جانوں اور رشتوں کے ساتھ کھیل چکے ہوتے۔ اس دن اپنی زندگی کے ان 2 تجربات کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی سیکھا۔ ایک یہ کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے ڈیوائس کو اگر ہم عقل مندی سے استعمال کریں تو یہ بہت بڑی اور فائدہ مند چیز ہے،
اور دوسری بات جو میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پیاروں کی کال آپ کے فون پر آئے تو اسے اگنور کرنے کے بجائے سن لیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسری طرف کوئی کسی بڑی مصیبت میں ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔